वेलकम टू द लर्न एंड ग्रो एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर और पार्ट 1 में हमने भूमि और मृदा यानी कि मिट्टी के बारे में पढ़ा था कि भूमि और मिट्टी क्या होते हैं, इनके क्या क्या यूज़ हैं और वर्तमान में इनकी यूज़ में कितने बदलाव आ गए हैं और फिर इनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। इन सबको हमने पार्ट 1 में कवर किया था। पार्ट 2 में हम जल के बारे में पढ़ेंगे। जल क्या है, कौन सा संसाधन है और इसके उपलब्धता में कौन कौन सी समस्या आती हैं और हम इनके संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और स्वयं मानव। प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति द्वारा मिलती है और इसे भी हम 2 भागों में बांटते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। मानव संसाधन के बारे में आप जानते हैं, जो मानव द्वारा बनाया गया संसाधन है, और स्वयं मानव। तो प्राकृतिक संसाधन के जो 2 भाग हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, तो जल नवीकरणीय संसाधन होता है क्योंकि जल का हम रीयूज़ करते रहते हैं। जल खत्म होता है, पृथ्वी पे आता है, वाष्पीकरण होकर बादल बन जाता है और फिर वापस से पृथ्वी पर आ जाता है। अनवीकरणीय संसाधन को अगर हम एक बार यूज़ कर लेते हैं तो दोबारा उसे बनने में कई करोड़ वर्ष का समय लग जाता है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, यानी कि 70% भाग पानी से ही ढका हुआ है। इसलिए इसे जल ग्रह कहना बिल्कुल सही होगा। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागर का जल लवणीय होता है, यानी कि नमक युक्त होता है। महासागर का जल मानव को डायरेक्ट यूज़ में नहीं आता है, लेकिन हम उनके पानी का बना हुआ नमक को यूज़ करते हैं। बात करें अलवण जल की, यानी कि वैसा जल जिसका हम यूज़ करते हैं, तो वो सिर्फ 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% जल ऐसा है, अलवण जल, जो कि मानव के उपभोग के लिए उपलब्ध है और ये उपयुक्त है। यह भौम्य जल नदी, झील में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। इसीलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर ना ही जल को हम बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागर, वायु, भूमि और पुनः महासागर में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इसे ही हम जल चक्र क्या है, इसे हमने पिछली वीडियो में भी कई बार डिस्कस किया है। आपके याद दिलाने के लिए मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले बारिश होती है, बारिश में पानी की बूंदें पृथ्वी पर आती है, फिर धूप निकलती है और गर्मी के कारण यही पानी वाष्पीकृत होकर वापस बादल बन जाता है और बादल बनने के बाद ये आपस में जब हल्के रहते हैं तो गतिशील होते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन जब बादल इतना भारी हो जाता है कि वो चल नहीं पाते तो वही बूंद बनकर पृथ्वी पे बरस जाते हैं। इसे ही हम जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई के लिए करता है, बल्कि वो उत्पादन के लिए भी करता है। जल कृषि, उद्योग यानी कि इंडस्ट्री तथा बांधों के जलाशय के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जल स्रोत के सूखने और जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसल की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। हमारी पृथ्वी पर जो 1% जल है उसे ही मनुष्य यूज करता है और उसमें भी इतने सारे कारण हैं जिस वजह से हमारे जल की आपूर्ति कमी होती जा रही है। इनमें मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या ही है, भोजन, नकदी फसल की मांग बढ़ रही है, नगरीकरण बढ़ता जा रहा है। जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए हम पानी का इतना यूज़ करते हैं कि ये कम होता जा रहा है। एवरेज अगर देखा जाए तो एक भारतीय नागरिक
प्रतिदिन 150 लीटर पानी का उपयोग करता है, जिसमें से पीने के लिए 3 लीटर, खाना बनाने के लिए 4 लीटर, नहाने के लिए 20 लीटर और शौचालय के लिए 40 लीटर, कपड़े धोने में भी 40 लीटर, बर्तन धोना 20 लीटर और बागवानी करने के लिए 23 लीटर। टोटल मिलाकर होते हैं 150 लीटर। एक आदमी को 150 लीटर प्रतिदिन पानी चाहिए होती है। आप ये आंकड़ा देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत जो 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, वो 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्ष से भी अधिक हो गई है। और किसी घर में अगर नल टपक रहा होता है तो उसको जिम्मेवारी से ठीक करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि एक टपकता हुआ नल एक साल में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। उम्मीद है आप अपने जो नल में से पानी टपक रहा है उसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे। आप सबने जल बाजार के बारे में सुना होगा। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाली अमरेली शहर के पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। उनके यहाँ जितनी भी पानी की खपत होती है वो लोग उसके लिए उसके मूल्य चुकाते हैं, पैसे से खरीदकर वो पानी का यूज़ करते हैं। विश्व के कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे जल की कमी है। सबसे ज़्यादा अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए का जो भाग है, और उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये ऐसे देश हैं जहाँ पे जलवायु प्रदेश में स्थित है। इन देशों की जलवायु ऐसी है, इनके जलवायु के कारण ही वहाँ पे अक्सर सूखा पड़ता रहता है। उनमें जल भाव की अधिक समस्या बनी रहती है। जल की कमी की समस्या इन इलाकों में, इन कंट्री में सबसे ज़्यादा होती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक बरसन में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। यानी कि पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ और जो पानी के सोर्स है उनका सही से यूज़ नहीं करना भी जल की कमी का कारण हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम जल संसाधन का संरक्षण कैसे करें। जल को संसाधन क्यों कह रहे हैं वो अब तक तो आप समझ गए होंगे। संसाधन इसलिए क्योंकि मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली कोई भी चीज़ संसाधन ही कहलाती है। यमुना नदी का जल इतना गंदा हो गया है, वो आप सब जानते हैं, अक्सर न्यूज़ में चलता रहता है। उसका ही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। यमुना नदी तो लोगों द्वारा जो फेंके हुए कचरे हैं उनकी वजह से प्रदूषित होती जा रही है। आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इस छिन्न होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम भी उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, इसलिए इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से जो शोधित बाधित मल होते हैं, कृषि रसायनों का जो कृषि करने के लिए जो कीटनाशक का यूज़ करते हैं उसको भी पानी में विसर्जन कर दिया जाता है। ये सब पानी के प्रदूषण के जो मूल कारण होते हैं वो इन सब के ही कहलाते हैं। जो प्रदूषण होते हैं, जो रसायन विसर्जन होता है, इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीरकनाशी जल की प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों से छोड़ने से ही पूर्ण बहिर्स्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रभाव को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि होती है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों की सिंचाई करने वाली नहरों को ठीक से पक्का कराना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र में स्प्रिंकलरों से सिंचाई करनी चाहिए। आप इमेज में देख सकते हैं कि ये कैसा होता है स्प्रिंकलर, इससे कैसे सिंचाई होती है। खेत में एक पंप सा लगा होता है और उससे फुहारे निकल के पूरे खेत में सिंचाई कर दी जाती है। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलर से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई के लिए ड्रिप या फिर टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को हम संरक्षित कर सकते हैं।
जब बारिश होती है तो आपके छतों पे जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको एक जगह जमा करके संग्रहण करके और आप ऐसे जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई पेड़ लगाना है तो वहाँ पे आप पानी को डाल दें। इस तरीके को भी हम जल संग्रहण ही कहते हैं। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। अब उम्मीद है आप पानी की इम्पोर्टेंस को समझ गए होंगे और इसके संरक्षण का भी पूरा ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल क्या होता है? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के इनसे जुड़े हुए एक सक्रिय क्षेत्र को हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में जीवित रहने वाले सभी जो जीव होते हैं वो एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को ही हम परितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसे हम सांस लेते हैं। हम सब जानते हैं कि पेड़ हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे लेकर और उसे ऑक्सीजन में बदलकर हमें देते हैं ताकि हम सांस में ऑक्सीजन ले सकें। अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कौन देगा? फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा यानी कि मिट्टी की सुरक्षा करते हैं। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। भूमिगत जल को संग्रह करने में भी सहायता करते हैं। हमें फल, लैटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज़ भी प्रदान करते हैं जो आपके पढ़ने के काम में आता है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें से कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव के रूप में आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होता है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती हैं, फूलों के परागण में मदद करती हैं और परितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध होता है वो मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों या छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य होते हैं। आप जो रेशमी वस्त्र पहनते हैं ये एक रेशमी कीड़ा होता है, उससे हमें मिलता है। ये रेशमी कीट शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। हम बहुत अच्छे हैंडबैग पसंद करते हैं उसको यूज़ करने के लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं इस हैंडबैग में जो बांस का यूज़ होता है वो हमारे भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जो आंध्र प्रदेश हैं वहाँ से लाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे प्रदेश में बांस की प्रचुर मात्रा पैदा होती है और वहीं से लकड़ियों का यूज़ करके हैंडबैग बनाए जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्पिरिन अथवा इपोप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी के लिए किया जाता है, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे हैं। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में जो इन मेडिसिन का यूज़ किया जा रहा है पशुओं में, उससे उसके उपार्जन में गिद्ध की किडनी खराब हो रही है। गिद्ध की किडनी खराब हो रही है और वो मर रहे हैं और पशुओं पर हम इस मेडिसिन का जब यूज करते हैं तो इससे गिद्ध के प्रजनन के प्रयास में भी बाधा आती है। इसलिए इन मेडिसिन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व के वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे कि वन, घास, स्थल, गुल्फ और टुंड्रा। इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग जाते हैं और इस प्रकार वन प्रचुर मात्रा में जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जहाँ पर भी बारिश होती है वहीं पे बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं और इस वजह से वहाँ पे वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है।
जहाँ पे नॉर्मल वर्षा होता है वहाँ पे छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं, जिसमें विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। और जो कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र में पौधों की जड़ें गहरी होती है, क्योंकि पानी उनको बहुत नीचे जाके मिलता है। इस वजह से जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पे सूखे पेड़ पाए जाते हैं और उनका जो जड़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है। बाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेश में टुंड्रा वनस्पति मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। हमने पिछले चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि जब ऐसा सूखा मौसम आता है तो पौधे अपने पत्तियों को झाड़ देते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो पानी को बचाना चाहते हैं। और शुष्क प्रदेश में बाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए हम यह आर्द्रता है जो ज़मीन में उसकी हानि से बचाने के लिए भी ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। किसी भी स्थान पे कैसे पेड़ उगेंगे, कैसे जीव होंगे, कैसे मानव का निवास होगा, कैसा उनका लाइफस्टाइल होगा, ये सब कुछ जलवायु पर डिपेंड करता है। पिछले 2 शताब्दी में अगर हम देखें तो विश्व में जितने भी लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों में वृक्ष को काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त होता जा रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण के लिए हमें तुरंत आवश्यकता पड़ती है। इस ऐसे पेड़ को बचाने के लिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम पेड़ को बचाएं। हम अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए एक छोटा सा पार्क बना देते हैं और आसपास बिल्डिंगें बना देते हैं बड़ी बड़ी, ताकि हम इस आलीशान घर में रह सकें। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने पेड़ों को काटा है जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके बिना मानव जीवन असंभव है। अगर आपने पानी और पेड़ के इम्पोर्टेंस को समझ लिया है तो अब हम इनके वन्यजीव, प्राकृतिक और वनस्पति के बारे में, इनके संरक्षण के बारे में सोचते हैं। हम इनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं? हम सब जानते हैं कि वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी सुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन, मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटपन्न हैं और कुछ तो लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भू संकलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारण हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की भी संख्या बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में भी तेजी से कमी आ गई है। आजकल पता नहीं लोगों को नया शौक चढ़ा है शिकार करने का, और शिकार करने से भी कुछ प्रजाति की संख्या बहुत ही कम हो गई है। पशु की खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों को एकत्रित करने और गैर कानूनी व्यापार करने के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जाता है। इनमें से कुछ जंतु जैसे कि चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन का नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। ये इमेज में जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक बग है। इसको मारकर इसके सींग को व्यापार किया जाता है, इसको बेचा जाता है। ये जो भी जानवर होते हैं उनके खाल, नाखून और दांत ये सब बहुत ही महंगे महंगे बिकते हैं, इसीलिए लोग इनका गैर कानूनी व्यापार करते हैं। यदि प्रजातियों की जो संख्या है उनमें उनको अगर भंग ना किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों के अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वह विलुप्त हो गए हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गए हैं। प्रादेशिक
और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास और उनके अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। भारत में शेर, चीता, हिरन, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है और इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का एक नैतिक कर्तव्य है और इसे हमें समझना होगा। हमने यह देखा कि जो पक्षी हैं या फिर जो जीव हैं उनको हम राष्ट्रीय उद्यान में रखते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया जो प्राकृतिक क्षेत्र है, इसे ही हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं ये चितलों का झुंड है और यहाँ ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दिया गया है, इसमें कि हाथियों का झुंड है। जैव मंडल निचय क्या होता है? तो एक वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। हमने अभी CITES के बारे में पढ़ा। क्या आप जानते हैं कि सरकार के बीच यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 प्रजातियां और पौधों की 28,000 प्रजातियां रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैंटस, प्रवाल, आर्किड और एलो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ये चैप्टर अगर समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं।